हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का 3 नंबर वाला टॉप प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आपका पहला सवाल क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार रिवीजन होने वाला सवाल है। मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो लिखिएगा आपका उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में। मनसबदारी मुगल काल का प्रशासन का एक महत्वपूर्ण इकाई था। इस प्रणाली को अकबर ने शुरू किया था। यहाँ तक लिख देंगे, मनसबदारी मुगल काल का एक प्रशासन इकाई था। इस प्रणाली को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। एक मनसब एक अरबी शब्द है, ठीक है। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या तो पद, ठीक है। उसके बाद लिखना है मनसब का तात्पर्य अधिकारियों एवं सेनापतियों के पद से है, ठीक है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनसबदार को अपने पद एवं श्रेणी के अनुसार घुड़सवेर से रखना पड़ता था। बदले में राजा से वेतन प्राप्त करता, ठीक है। यानी मनसब जो है ना मुगल काल का एक प्रशासन इकाई है। इस इकाई को जो है ना, इस प्रणाली को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रैंक या पद। मनसब का तात्पर्य अधिकारियों एवं सेनापतियों के पद से है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक मनसबदार को अपने पद एवं श्रेणी के अनुसार घुड़सवार रखना पड़ता था और बदले में राजा से उन्हें वेतन प्राप्त होता था, ठीक है। आप इसे इतना लिख दें, 3 नंबर आपको फुल मिलेगा, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों मनाया गया? तो आप उत्तर में लिखिएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। वे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाकर यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना अंदाज में। नेक्स्ट सवाल क्या है, हड़प्पा नीति हड़प नीति क्या है, सॉरी हड़प नीति क्या है? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। इस नीति के द्वारा जिन राजा को अपना पुत्र नहीं होता था उसके राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला देते थे। इस नीति के द्वारा झांसी, संबलपुर, सितारा व जैसे राज्यों को अंग्रेज ने हड़प लिया था। देखिए बात यह है कि 1853 में इसके नीति को जो ना लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी, ठीक है। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कि जिन राजाओं को अपना पुत्र नहीं होता था, ठीक है, उसके राज्य को, जो राजा रहते थे राज्य में, उसके राज्य को अंग्रेज अपने साम्राज्य में मिला देते थे। इस नीति के द्वारा जो ना झांसी, संबलपुर, अवध जैसे राज्यों को अंग्रेज ने हड़प लिया था, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आसान लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों की चर्चा करें, ठीक है। देखिए आपको उत्तर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। 1853 में आए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को दांतों से काटना पड़ता था। उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी होती थी। साथ ही यह खबर तेजी से फैले कि आटे में गाय और सुअर की हड्डी का चूर्ण मिलाया गया। इससे हिंदू और मुसलमान को लगा कि अंग्रेज उसे ईसाई बनाना चाहते हैं। यह खबर पूरे भारतीय जनमानस में फैल चुका था, जो तात्कालिक कारण थे। एक बार पढ़िए, दिमाग में घुस जाएगा फटाक से। चलिए यहाँ तक आपने 4 प्रश्न को हल कर लिए। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर 5 क्या है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डाले, ठीक है। तो आप उत्तर में लिखिएगा, 1917 ईस्वी में बिहार में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी 20 कट्ठा जमीन में 3 भाग में भूमि की नील खेती करनी पड़ती थी तथा उसे अंग्रेज द्वारा निर्धारित सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। चंपारण की जनता ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण किसानों की दुर्दशा देखी। सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने को आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया तथा सत्याग्रह के लिए तैयार हो गया। सरकार ने किसानों की दशा में सुधार हेतु जांच समिति बनाई तथा इसमें गांधी जी को भी शामिल किया। जांच समिति का अनुशंसा पर किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा कदम उठाया गया। बात यह था ना, 1917 में बिहार में जो 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। तथा उन्हें अंग्रेज द्वारा जो सस्ते दाम तय किए गए थे उन्हीं दामों पर बेचना होता था, ठीक है। तो जब इन्हें अंग्रेजों के अत्याचार से जब चंपारण के लोग परेशान हो गए, तो चंपारण के लोग जो है ना गांधी जी को निमंत्रण दिए। गांधी जी वहाँ आए, वहाँ के गरीबों की दुर्दशा, मजदूरों की दुर्दशा को देखी, फिर उन्हें वहाँ पे सत्याग्रह किया, ठीक है। उसके बाद सरकार ने जो है ना किसानों की दुर्दशा देखते हुए जांच समिति बना ली। इसके बाद गांधी जी भी शामिल किए गए जांच समिति की अनुशंसा में, पर किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा कदम उठाया गया। फिर आखिर में जब गांधी जी वहाँ पे गए, उसके बाद किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए। चलिए अगला सवाल है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक लिख के आपको डैश देना है। उसके बाद पॉइंट लिखना है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ थे। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। तीसरा पॉइंट में लिख देंगे, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया, विनय पिटक, सूत पिटक, विधि पिटक। देखिए त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, मेन ग्रंथ है, ठीक है। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। उसके बाद लिखिएगा, यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया, ठीक है, तथा विभिन्न भाषा में अनुवादित है, यानी विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद देखिए त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। आप इसे कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
उत्तर में लिखिएगा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। बात सही है, यहाँ तक सही है। अकबरनामा को लिखने की शुरुआत 1579 में किया गया था। 7 वर्षों तक इसके पहले और दूसरे भाग की रचना किया गया। ठीक है, जो अकबरनामा के लिखने की शुरुआत 1579 में किया गया और 7 साल तक जो ना इसके पहले और दूसरे भाग की रचना किया गया। पहले और दूसरे भाग में बाबर, हुमायूं तथा तैमूर वंश है और अकबर के जीवन का वर्णन है। जो पहला और दूसरे भाग है उसमें बाबर, हुमायूं तथा तैमूर वंश और अकबर के जीवन का वर्णन है तथा तीसरे भाग में आईन अकबरी का वर्णन है। उसके बाद लिखिएगा कुछ डैश देके लिखिएगा अकबरनामा के प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरा पृष्ठ पर युद्ध, घेराबंदी, शिकार, भवन निर्माण एवं दरबार आदि का वर्णन है। उसके बाद लिखिएगा अकबरनामा के पहले बाबर एवं तैमूर वंश के आदम जात से लेकर अकबर के 30 वर्षों तक का शासन का वर्णन है। ठीक है, अकबरनामा के पहले बाबर एवं तैमूर वंश के आदम जात से लेकर अकबर के 30 वर्षों तक का शासन का वर्णन है। उसके बाद लिखिएगा अकबरनामा का दूसरा भाग अकबर के 46वें शासन वर्ष 16 से 1 ईस्वी तक का वर्णन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। इतिवृत्त क्या है? इतिवृत्त क्या है तो लिखिएगा उत्तर में मुगल सम्राटों ने अपने साम्राज्य एवं वंश के प्रचार प्रसार के लिए दरबारी इतिहासकारों के द्वारा अपने काल में घटनाओं को लिखित विवरण तैयार करवाना या लिखित विवरणों को इतिवृत्त कहा गया। ठीक है, उसका सवाल नंबर 9 देखिए अबुल फजल कौन थे? ठीक है, तो अबुल फजल अकबर का दरबारी सलाहकार प्रवक्ता था। इसने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की जो मुगल काल की जानकारी देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो में हमने 3 मार्क्स वाले प्रश्न को बताया है जो वीवीआई प्रश्न थे। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। और एक सुंदर सा कमेंट कर दे मेरे भैया, और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए भी कमेंट कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम।